हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार और आपका एक बार फिर से जो है इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अपन जो पढ़ रहे थे वो शिक्षण विधियां चल रही थी और कल अपन ने एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है आपके मापन एवं मूल्यांकन। मापन मूल्यांकन के बारे में कल की क्लास में अपन ने जानकारी एकत्रित कर ली थी। कल की क्लास के अंतर्गत मापन एवं मूल्यांकन को अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज की क्लास के अंतर्गत अपन क्या बात करने वाले हैं या आज की क्लास के अंतर्गत अपन किस चीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। तो आज अपन मापन मूल्यांकन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक महत्वपूर्ण चीज जो मापन मूल्यांकन के बारे में आती है या मापन मूल्यांकन के बारे में पूछी जाती है उसको अपन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं दोस्तों, क्लियर कर लेते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं मापन मूल्यांकन के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं एक अच्छे मापन या एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो दोस्तों। तो हेडिंग लगा देना, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं, एक प्रश्न यहां से आप फाइनल मान करके चलें। हर एग्जाम के अंतर्गत एक प्रश्न जो है आपके इस जगह से बन करके आता है कि एक अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं मानी जा सकती हैं, एक बेस्ट इवैल्यूएशन किसको माना जा सकता है। यहां से एक प्रश्न हर बार आपके बन करके आ जाता है। तो इसी चीज को मैं आपके क्लियर करवाता हूं और इसी चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक अच्छे मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। जैसे बात करें दोस्तों, एक अच्छे मूल्यांकन की सबसे पहली विशेषताएं आती है, वो आती है आपकी वस्तुनिष्ठता। एक अच्छी विशेषता जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है दोस्तों? एक अच्छे मूल्यांकन की पहली विशेषता मानी जाती है वस्तुनिष्ठता। अब यहां पे मैं बात करूं दोस्तों कि वस्तुनिष्ठता क्या होती है या वस्तुनिष्ठता के बारे में यदि मैं बात करूं कि किसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं, तो दोस्तों वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है समझिए। देखो, होता है क्या है कि जब भी आप किसी का मूल्यांकन लेते हैं या हम किसी का मूल्यांकन करते हैं तो अधिकांश बार क्या होता है कि मूल्यांकन के ऊपर शिक्षक के व्यक्तिगत कारणों का प्रभाव पड़ जाता है। व्यक्तिगत कारण का प्रभाव कैसे पड़ता है कि सोचो कि मैंने किसी बालक के लिए पहले से ही अपने दिमाग के अंदर एक धारणा बना रखी है, पहले से ही मैंने एक बालक के अंदर जो है अपनी एक पूर्वाग्रह स्थापित कर रखा है कि ये बालक पढ़ने के अंदर कमजोर है, ये बालक इतना अच्छा नहीं पढ़ता है। अब मैं उसका जब भी मूल्यांकन लेने के लिए जाऊंगा या मैं जब भी उसका मूल्यांकन करने जाऊंगा, वो उसकी कॉपी के अंदर कितना भी बढ़िया लिख देगा ना, फिर भी मेरे दिमाग में एक पूर्वाग्रह बना हुआ है कि ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, बड़ा बदमाश बालक है। तो इतना अच्छा उसने उत्तर लिख भी रखा होगा तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगा इसने चीटिंग करके लिखा होगा, है ना, इसने कुछ न कुछ चीज इधर उधर से देख करके लिखा होगा, चीटिंग की होगी, दूसरों से पूछा होगा, ये इतना अच्छा उत्तर नहीं लिख सकता। यानी कि ये मेरा व्यक्तिगत कारण है जिसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ गया? मूल्यांकन के ऊपर पड़ गया। ऐसे कई कारण के शिक्षक की अभिरुचियों का प्रभाव जो है मूल्यांकन पर पड़ जाता है। शिक्षक की मनोवृत्ति का प्रभाव मूल्यांकन पर पड़ जाता है। मनोवृत्ति का कैसे? शिक्षक घर पर थका हुआ है, अब वो मूल्यांकन लेने के लिए जा रहा है, तो थकान के कारण वो खुद मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है, मानसिक रूप से उसकी स्थिति सही नहीं है। अब वो यदि मूल्यांकन ले रहा है तो बच्चों का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, अच्छे अंक उनको नहीं मिल पाएंगे, है ना। या फिर होते हैं अभिरुचि, उनका इंटरेस्ट का प्रभाव कि किसी बच्चे ने किसी प्रश्न का उत्तर लिखा है और शिक्षक की अभिरुचि उससे मैच नहीं कर रही है तो शिक्षक उसके नंबर क्या कर लेता है? वहां पे काट लेता है। तो ऐसे कई व्यक्तिगत कारक है, जैसे शिक्षक का थकना, शिक्षक का बीमार होना, है ना, इसमें मनोवृत्ति, अभिरुचि, ऐसे कई कारक हैं जिसका प्रभाव मूल्यांकन के ऊपर पड़ता है। तो फिर वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है? वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि एक ऐसा मूल्यांकन जिसके ऊपर शिक्षक के किसी भी व्यक्तिगत कारक का या किसी भी व्यक्तिगत कारण का कोई भी प्रभाव न पड़े, उसको अपन क्या कहेंगे? वस्तुनिष्ठता कहेंगे। कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने का मतलब क्या हो गया कि जैसे शिक्षक कॉपी चेक कर रहा है तो उसको वो बीमार हो रहा है फिर भी उसको सही अंक देने, वो थका हुआ है फिर भी सही अंक देने, उसके पूर्वाग्रह का, उसकी अभिरुचि का कोई प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े, उसको अपन कहते हैं अभिरुचि। जैसे देखिएगा, मान लीजिए उदाहरण के सपोज के तौर पर मैं आपको यह समझा देता हूं कि एक शिक्षक मान लीजिए घर से इवैल्यूएशन करने के लिए निकला, मूल्यांकन करने के लिए निकला कि आज मुझे बच्चों की बोर्ड की कॉपियां चेक करनी है, मुझे बच्चों का मूल्यांकन करना है। वो जैसे ही घर से निकला और घर से निकलते वक्त पत्नी जो थी
उसने उनसे डिमांड कर ली कि आज करवा चौथ है, हमें कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे दो या साड़ी वगैरह ला करके दे दो। पैसे मांग लिए 10-15 हज़ार। शिक्षक जो होते हैं एक थोड़े से है ना कंजूस प्रवृत्ति के होते, उसने मना कर दिया, मेरे पास में नहीं है। दोनों के बीच में भरपूर झगड़ा हो गया है ना। पत्नी ने खूब अपने पति को सुनाया, दोनों जो पति परेशान होकर के घर से निकल गया कॉपी चेक करने के लिए। अब वो वहां पे कॉपी चेक कर रहा है। अब जैसे ही कॉपी चेक करने के लिए बैठा, उसने वो कॉपी की 2 लाइनें पढ़ी। 2 लाइनें पढ़ते ही उसका दिमाग जा रहा है, आज मेरी पत्नी ने मेरे पिताजी के लिए ये कहा। फिर उसके ऊपर सोचने लगा, वो उसे सोचते सोचते लगा उसका दिमाग खराब। वो कहां तक गया, 2 लाइन पे गया, वापस प्रश्न को पढ़ने लगा। 2-3 लाइनें पढ़ी, फिर उसको वापस ध्यान में आया मेरी पत्नी के लिए आज उसने ये बोला। फिर उसका दिमाग खराब, फिर सोचने लगा, फिर वापस पहली लाइन पे गया, फिर उसने ये कहा मेरी पत्नी ने ये बोला। बार बार पढ़ रहा है, लेकिन उस उत्तर के एंड तक वो जा ही नहीं रहा। उसका दिमाग खराब होता है, क्या है, कितने नंबर का है, 5 नंबर का, कितनी लाइनें लिखी, 6 लाइनें लिखी, दे दो 3 नंबर दे दिए। ये शिक्षक की मनोवृत्ति का प्रभाव पड़ा कि शिक्षक अपने मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था। उसने इवैल्यूएशन किया और बच्चे का एक मूल्यांकन सही नहीं हो पाया, है ना। अब देखिएगा, मान लीजिए कि वो हिंदी की कॉपी चेक कर रहा है। हिंदी की कॉपी चेक करते करते वहां पे एक निबंध आया, नारी शक्ति, है ना, या वर्तमान में नारी की स्थिति। एक बच्चे ने निबंध लिख रखा है और निबंध में पहली लाइन ये लिख रखी है ना, कि नारी जो है देवी के समान होती है, उसकी पूजा करनी चाहिए। अब उस आदमी का दिमाग खराब, क्योंकि वो पत्नी से पहले से झगड़ के आया, तो उस शिक्षक का दिमाग पहले से खराब था। उसने कहा कोई देवी जैसी नहीं होती, क्या पूजा करे इनकी। ये अभिरुचि या अभिवृत्ति का प्रभाव पड़ गया। बच्चे ने तो लाइन सही लिखी थी, लेकिन शिक्षक ने अभिरुचि के चक्कर में उसको क्या कर दिया, काट दिया। जब ऐसे प्रभाव पड़ते हैं तब मूल्यांकन सही नहीं हो पाता है। तो मूल्यांकन की अच्छी विशेषता क्या कहती है कि मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ऐसा मूल्यांकन होना चाहिए जिसमें शिक्षक की अभिरुचि, शिक्षक के किसी भी व्यक्तिगत कारण का कोई प्रभाव न पड़े। इसका सिंपल तरीका क्या है, प्रश्न वस्तुनिष्ठ दे दो। अब असदवालिस प्रश्न दे रखे सा, है ना। अब उसके अंदर सही उत्तर है तो पूरे नंबर मिलेंगे, गलत है तो 0 मिलेगा। अब बताओ, यहां पे न तो शिक्षक की मनोवृत्ति का प्रभाव पड़ेगा, न शिक्षक के पूर्वाग्रह का प्रभाव पड़ेगा, न उसकी अभिरुचि का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ने यदि उत्तर पर सही क्लिक कर रखा है तो उसको कैसे भी करके शिक्षक को पूरे के पूरे नंबर देने ही देने। तो यानी कि यह वस्तुनिष्ठता है, इसीलिए तो आपके रीट का एग्जाम वस्तुनिष्ठ रूप से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि शिक्षक के कभी व्यक्तिगत कारणों का प्रभाव न पड़े। अब शिक्षक इसको कैसे पढ़ाते हैं, आपके जितने भी दूसरे टीचर से आप पढ़ते हो वो ये पढ़ाते हैं कि वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि एक से अधिक शिक्षक कॉपी चेक कर रहा है और प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं आ रहा था, ये वस्तुनिष्ठता। अरे मेरे प्रभु, ये उदाहरण है, ये उदाहरण है जो एग्जाम में आया हुआ है। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था कि एक परीक्षण को एक से अधिक परीक्षकों के द्वारा परीक्षित किए जाने पर भी अंकों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यह मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है, मुझे बताओ। कि एक परीक्षा है, एक परीक्षा को मैंने चेक किया, आपने चेक किया और किसी एक शिक्षक ने चेक किया, उसके समान नंबर ही आ रहे हैं। समान नंबर कब आ सकते हैं, जब शिक्षक के व्यक्तिगत कारण का कोई असर नहीं पड़ा हो। भाई मैंने अबसद लिख रखे 4 सही थे तो 4 नंबर ही आएंगे, तू चेक करेगा तो भी 4 नंबर है, वो चेक करेगा तो भी 4 नंबर है, और कोई चेक करेगा तो भी 4 नंबर। कोई भी शिक्षक आप में वगैरह कोई भी चेक कर लो, है ना, तो हर चीज के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, आपके समान पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको कहते हैं वस्तुनिष्ठता। तो ये उदाहरण है, उदाहरण बदल करके आ सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वस्तुनिष्ठता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। एक ऐसा मूल्यांकन जिसके ऊपर शिक्षक के किसी भी व्यक्तिगत कारण का कोई भी प्रभाव न पड़े, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इसके बारे में अपन क्या लिखेंगे बताओ। पहला मैंने आपको बता दिया वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है, जब किसी परीक्षण पर परीक्षक का मतलब परीक्षा लेने वाला, परीक्षक के व्यक्तिगत कारणों का कोई प्रभाव न पड़े, का कोई प्रभाव न पड़े, उसको अपन क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, उसको अपन कहेंगे वस्तुनिष्ठता। समझ में आ गया। अब इसके अंदर ये उदाहरण है कि एक परीक्षक को एक से अधिक शिक्षक यदि चेक कर रहे हैं और बच्चों के नंबर में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आ रहा है, नंबर में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण पाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो वस्तुनिष्ठता आपको यहां पे पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी, ये आपको ध्यान रखना। ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि जब परीक्षा में ये वस्तुनिष्ठता की कमी यदि किसी मूल्यांकन में हो जाती है, कि ऐसा कोई मूल्यांकन है जिसमें किसकी कमी हो गई दोस्तों, वस्तुनिष्ठता की कमी या वस्तुनिष्ठता का प्रयोग सही नहीं हुआ है, तो इसकी कमी से मूल्यांकन में एक त्रुटि आ जाती है जिसका नाम है व्यक्तिगत त्रुटि।
क्या कह सकते हैं दोस्तों, मूल्यांकन की एक त्रुटि होती है जिसका क्या नाम है, व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब क्या हो गया, व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब हो गया एक ऐसी त्रुटि जो किसी व्यक्तिगत कारण से हुई हो। तो कभी आपसे पूछ ले कि वस्तुनिष्ठता की कमी से मूल्यांकन में कौन सी त्रुटि का जन्म हो जाता है, तो वस्तुनिष्ठता की कमी से मूल्यांकन के अंदर व्यक्तिगत त्रुटि जो है उत्पन्न हो जाती है। या इसको घुमा करके पूछ ले आपको कि बताओ व्यक्तिगत त्रुटि को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, तो व्यक्तिगत त्रुटि को दूर किया जा सकता है मूल्यांकन के द्वारा। दोनों चीज से आपको प्रश्न पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो पहला गुण हमारे सामने क्लियर हो गया जिसको अपन कहते हैं वस्तुनिष्ठता। दूसरा गुण मैं यहां पे लिखता हूं दोस्तों जिसका नाम है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता देखिएगा, विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है, तो विश्वसनीयता का मतलब होता है कि आपने मूल्यांकन कितनी शुद्धता से लिया है। विश्वसनीयता का मतलब क्या हो गया, मूल्यांकन कौन से शुद्धता से लिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है मेरे दोस्तों, कभी कभी ये होता है कि हम कभी शिक्षक मूल्यांकन वगैरह लेते हैं तो मूल्यांकन में कई प्रकार की प्रशासनिक त्रुटियां आ जाती हैं। प्रशासनिक त्रुटि में कौन से, कभी अपन प्रश्नों के नंबर गलत लिख देते हैं, कभी प्रश्नों की संख्याएं जो है ऊपर नीचे लिख देते हैं, कभी प्रश्नों के क्रमांक गलत लिख देते हैं, कभी शिक्षक कॉपियां चेक कर लेता है, निबंधात्मक टाइप के प्रश्न होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि पहले मान लीजिए कि बच्चों को उसने 60 नंबर दे दिए, फिर बच्चा संतुष्ट नहीं हुआ, बच्चा वापस उसी टीचर के पास में जाता है, वो कहते हैं कि सर मेरे 70 नंबर आने चाहिए, मेरे 60 नंबर कैसे आ गए। शिक्षक वापस उस कॉपी को देखता है, फिर देखता है कि हाँ तेरे 70 आने चाहिए थे, फिर उसको 70 करके दे देता है। यह विश्वसनीयता की कमी है कि आपने मूल्यांकन कितनी शुद्धता से लिया है, इसका मतलब है विश्वसनीयता, कि किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक त्रुटि उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई है ना प्रशासन के द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसमें उदाहरण जो आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक ही परीक्षा है और उसको जांचने वाला भी एक ही शिक्षक है। जैसे मैंने कोई आपका मूल्यांकन लिया, उसको मैं ही जांच रहा हूं, आपने मैंने मूल्यांकन लिया, मैंने अंक दे दिया, फिर उस मूल्यांकन को आप मुझसे वापस जंचवा रहे हो, दूसरे टीचर से नहीं जंचवा रहे हो, मुझे से वापस जंचवा रहे हो, और मैं जांच रहा हूं और उसमें अंक लगभग समान है, मैंने 60 दिए तो 62 हो रहे हैं, 58 हो रहे हैं, लगभग बराबर है, इससे ज्यादा नहीं हो रहे, लेकिन आप मुझसे जंचवा रहे हो और इतना अंतर आ रहा है कि मैंने 60 नंबर दे दिया और आपके 75 बन रहे, या मैंने 60 नंबर दे दिया और आपके 45 आ रहे, मतलब विश्वसनीयता की कमी होगी, शुद्धता की कमी होगी, मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हुआ। तो जब एक ही शिक्षक द्वारा एक ही परीक्षण को बार बार चेक किया जाए और अंक लगभग समान रहे तो यह विश्वसनीयता है, और एक ही परीक्षण को एक से अधिक शिक्षकों के द्वारा चेक कराया जाए और अंकों में कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें अंक लगभग समान रहते हैं और शिक्षक एक ही होता है, उसमें अंक लगभग नहीं 100% समान रहते हैं और शिक्षक अलग अलग होते हैं। तो एक परीक्षण को अलग अलग शिक्षक चेक करे और नंबर बराबर है तो यह वस्तुनिष्ठता है। एक ही परीक्षण को एक ही शिक्षक बार बार चेक कर रहा है और लगभग अंक बराबर आ रहे हैं तो यह विश्वसनीयता है, और अंकों में अगर ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है तो इसका मतलब ये जो हो जाती है कि विश्वसनीयता की कमी है। तो विश्वसनीयता का मतलब क्या हो गया कि मूल्यांकन को एक शुद्धता से लेना, कि जिसमें अंकों की समानता बनी हुई रहे, उसको अपन क्या कहेंगे, विश्वसनीयता कहेंगे। जैसे उदाहरण मैं यहां पे लिखवा देता हूं, जैसे एक ही परीक्षक यदि परीक्षण को बार बार परीक्षित करता है, यानी कि जांचता है, परीक्षित करता है और अंकों में लगभग समानता बनी रहे, अंकों में लगभग समानता बनी रहे, इसको अपन क्या कहेंगे, समानता बनी रहे, इसको अपन क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, इसको अपन कहेंगे विश्वसनीयता। ध्यान रखना, विश्वसनीयता की कमी से, किसकी कमी से दोस्तों, विश्वसनीयता की कमी से मूल्यांकन के अंदर एक त्रुटि आती है जिसका नाम है चर त्रुटि। क्या नाम है दोस्तों, चर त्रुटि। चर त्रुटि का मतलब होता है ऐसी त्रुटि जो प्रशासन के द्वारा की गई हो, ऐसी त्रुटि को अपन क्या कहते हैं, चर त्रुटि। तो आपको पूछ ले कि चर त्रुटि का जन्म कब होता है, जब विश्वसनीयता की कमी होती है, या इसको घुमा करके पूछ ले कि बताओ चर त्रुटि को कैसे दूर किया जा सकता है। तो चर त्रुटि को दूर करने का एकमात्र माध्यम जो है वो कौन सा है मेरे दोस्तों, वो है आपके विश्वसनीयता। तो दोनों ओर से आपको यह चीज पूछ ले तो आपको हल्का फुल्का इसके बारे में क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। दोनों चीजों के बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्लियर यहां तक? अब देखिएगा अपन तीसरी विशेषता के बारे में बात करते हैं। मूल्यांकन की अच्छी तीसरी विशेषता कौन सी होती है? तीसरी विशेषता आती है जिसका नाम है वैधता। क्या नाम है दोस्तों, वैधता।
वैधता का मतलब क्या होता है कि देखिए, आप सब लोगों को पता है कि आप जब क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए गए हो तो आपने कुछ उद्देश्य बनाए हैं और उसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आपने बच्चे को पढ़ाया है। तो जब आप मूल्यांकन ले रहे हो ना, तो उस मूल्यांकन के अंदर उसी उद्देश्य की जांच होनी चाहिए जो आपने पढ़ाने से पहले निर्धारित किए थे। ऐसा नहीं है कि बालकों के लिए आपने पढ़ने के लिए उद्देश्य तो अलग बनाए, फिर बालक के व्यवहार में परिवर्तन अगर मूल्यांकन में हर कुछ पूछ रहे हो, ऐसा नहीं है। इसको सिंपल तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि आप जिस तरीके से बालकों को पढ़ाया है, आपके प्रश्न भी उसी कंटेंट में से आना चाहिए, पाठ्यक्रम से बाहर नहीं आने चाहिए। तो इसका मतलब यही हो गया कि पाठ्यक्रम से बाहर आने का मतलब क्या है कि मैंने जो उद्देश्य बनाए हैं और उसी उद्देश्य से आपके व्यवहार में परिवर्तन आया है, तो आपके प्रश्न जो आने चाहिए वो व्यवहार के परिवर्तन के आधार पर पूछे जाने चाहिए, तब मूल्यांकन श्रेष्ठ माना जाएगा, अन्यथा यह मूल्यांकन आपका श्रेष्ठ माना नहीं जाएगा। यह वैधता है, यानी कि जिस उद्देश्य का निर्माण किया गया हो उसी उद्देश्य को प्राप्त करना ही क्या है, वैधता है। यदि कोई मूल्यांकन उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो किसकी कमी हो गई, वैधता की कमी हो गई। यह आपको क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है। इसलिए कुछ बच्चे कहते हैं कि परीक्षाओं में प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। कभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आते दोस्तों, परीक्षा के अंदर वैधता का ध्यान रखा जाता है। यदि आउट ऑफ सिलेबस दे दिए तो इसका मतलब होता है कि प्रश्न उद्देश्य आधारित नहीं थे। उद्देश्य आधारित नहीं थे तो इसका मतलब वैधता की क्या रही, कमी रही। और वैधता की कमी तो परीक्षण के अंदर रह ही नहीं सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि यह मूल्यांकन का अनिवार्य गुण कहलाता है। किसी भी मूल्यांकन के अंदर कोई दूसरी विशेषता हो ना हो, लेकिन वैधता का होना जरूरी है। बिना वैधता के कभी मूल्यांकन हो ही नहीं सकता, वैधता का होना तो जरूरी है। तो कभी आपको पूछ लेना, बताओ मूल्यांकन का अनिवार्य गुण कौन सा है, तो मूल्यांकन का अनिवार्य गुण भी कौन सा कहलाता है मेरे दोस्तों, वो कहलाता है वैधता। अब देखिएगा, वैधता की कमी से, मूल्यांकन के अंदर वैधता की कमी से, या मैं यूं कह सकता हूं कि एक मूल्यांकन में एक त्रुटि होती है जिसका नाम है अस्थिर त्रुटि। अस्थिर त्रुटि का मतलब क्या होता है, एक ऐसी त्रुटि जो सभी बालकों के द्वारा की गई हो और गलत हो। जैसे मान लीजिए कि सभी बच्चों ने एक प्रश्न का उत्तर एक जैसा लिखा और सभी का गलत है, यह अस्थिर त्रुटि कहलाती है। यह अस्थिर त्रुटि आती कहां से, तो यह भी ध्यान रखना, यह अस्थिर त्रुटि आने का जिम्मेदार केवल और केवल शिक्षक है। कैसे? जैसे कभी कभी शिक्षक क्या करते हैं कि किसी भी चीज को समझाने के लिए उदाहरण देते हैं या किसी दृष्टांत को सुनाते हैं या कोई कहानी सुनाते हैं विषय वस्तु को समझाने के लिए। शिक्षक उस दृष्टांत में, उस कहानी के अंदर इतना डूब जाता है, इतना मशगूल हो जाता है उसके अंदर कि वो अपने मूल कंटेंट को भूल जाता है। तो फिर बच्चा क्या करता है, पढ़ने वाला, वो मूल कंटेंट को याद नहीं रख करके इन कहानी को याद रख लेता है। सपोज उदाहरण से समझिए, इस चीज को अभी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये कहता हूं कि मैंने आपको ये कहा कि कोई शिक्षक मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया पढ़ाने के लिए क्लास के अंदर गया, ठीक है, वहां पढ़ाने के लिए गया और उसने बच्चों से प्रस्तावना में मान लो पहला प्रश्न पूछ लिया कि बताओ भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है। तो बच्चों ने बताया कि माननीय महामहिम नरेंद्र मोदी जी। तो जैसे ही बच्चे ने यहाँ पे उनका उत्तर दिया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो बच्चे मान लो कि शिक्षक मोदी जी का प्रशंसक निकला। तो उसने कहा कि मोदी जी से आपको सीखना चाहिए, कितनी गरीब परिवार से आए, फलाना से आए, चाय बेची थी, ये बेची, जो भी उनकी कहानियां हैं, है ना, जो सत्य है या असत्य है इसके ऊपर अपन चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो भी उनकी कहानियां हैं वो कहानियां उसने सुनाई। 20-25 मिनट तक वो मोदी जी की प्रशंसाएं करता रहा और 25 मिनट बाद में उसको पता चला कि अरे क्लास तो पूरी होने वाली है, बच्चों को तो अभी तक चुनाव की प्रक्रिया बढ़ानी। फिर उसने फटाफट पढ़ाया, ये लोकसभा की सीटें होती है, इतनी होती है, जिसके बहुमत लोकसभा की सीटों में बढ़ जाते हैं वो है जो अपने जो सरकार बना लेता है, उसका जो बहुमत प्राप्त नेता होता है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। क्लास खत्म कर दी। अब सोचो कि जो चीज उसको 5 मिनट बतानी चाहिए वो तो उसने बताई 25 मिनट, और जो चीज 25 मिनट बतानी चाहिए वो चीज उसने कितनी बताई, 5 मिनट। अब बच्चे क्या करेंगे कि परीक्षा के अंदर जाएंगे और परीक्षा के अंदर यही प्रश्न पूछ लिया, प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन करो। बच्चा लिख रहा है, नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार में जन्मे थे, वो बचपन में चाय बेचते थे। अब ये गलती बच्चे की नहीं है, ये गलती, ये स्थिर त्रुटि है, सारे बच्चे लिख रहे हैं। ये बच्चे की गलती नहीं है, शिक्षक की गलती है कि आपने उदाहरण इतने लंबे और इतने भारी कर दिए कि उसके अंदर आपकी मूल विषय वस्तु दब गई। तो बच्चे को उदाहरण ही पता रहे, मूल विषय वस्तु तो पता नहीं। ये होती है अस्थिर त्रुटि, और इस अस्थिर त्रुटि को दूर करने का एकमात्र जरिया है वैधता, कि आप जो उद्देश्य लेकर के गए हो उसी उद्देश्य को पढ़ाओ और उसी उद्देश्य का मूल्यांकन लो। इसी का नाम क्या है, वैधता। क्लियर? तो वैधता आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। देखो वैधता के बारे में अपन लिखते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, जिस उद्देश्य का निर्माण किया गया हो, जिस उद्देश्य का निर्माण किया गया हो
किया गया हो, मूल्यांकन में उसी उद्देश्य को प्राप्त करना, मूल्यांकन में उसी उद्देश्य को, मूल्यांकन में उसी उद्देश्य को प्राप्त करना क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? मूल्यांकन में उसी उद्देश्य को प्राप्त करना कहलाएगा वैधता। फिर ध्यान रखना, यह मूल्यांकन का अनिवार्य गुण है। यह मूल्यांकन का कौन सा गुण है मेरे दोस्तों? ये मूल्यांकन का अनिवार्य गुण है, ये भी ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है, अस्थिर त्रुटि, अस्थिर त्रुटि वैधता से दूर की जा सकती है, वैधता से दूर की जा सकती है। क्लियर? तो ध्यान रखना, मूल्यांकन में 3 प्रकार की त्रुटियां होती हैं। एक त्रुटि होती है व्यक्तिगत, जिसको वैधता के द्वारा दूर किया जा सकता है। एक त्रुटि होती है आपके चर त्रुटि, जिसको विश्वसनीयता के द्वारा दूर किया जा सकता है। एक त्रुटि होती है आपके अस्थिर त्रुटि, जिसको किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? वैधता के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो मूल्यांकन की 3 त्रुटियों के बारे में भी आपको याद रखना है। ये मैं त्रुटि अलग से भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने अलग से इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि जब अपन विशेषताएं पढ़ रहे हैं तो इनके साथ साथ में ये चीज आपके क्लियर हो जाएगी। तो 3 त्रुटियां मूल्यांकन के अंतर्गत मानी गई है। क्लियर? अब बात करते हैं आगे वाली विशेषता की। मूल्यांकन की एक और विशेषता आती है मेरे दोस्तों, जिसका नाम है व्यापकता। व्यापकता, व्यापकता का मतलब क्या होता है? व्यापक, बड़े स्तर पर। हम बच्चों को एक निश्चित समय में एक पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, एक सत्र के अंदर एक पाठ्यक्रम हमको पूरा करना होता है। अब परीक्षा के अंदर जब आप बल्कों का मूल्यांकन ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उस पाठ्यक्रम के किसी एक भाग से आप सारे प्रश्न पूछ लो। आपको मूल्यांकन के अंतर्गत उन सभी भागों को टच करना है। यानी कि 5 चैप्टर दे रखे तो 5 के 5 चैप्टर में से प्रश्न होने चाहिए। 10 यूनिट दे रखी तो 10 यूनिट से प्रश्न होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल और केवल कौन से हो जाए, एक चैप्टर में से आ जाए। इसको कहते हैं व्यापकता। फिर आपको ध्यान रखना, मूल्यांकन में प्रश्न सब तरीके के होने चाहिए। कैसे? अभिरुचि पर आधारित प्रश्न भी होने चाहिए, कौशल आधारित प्रश्न भी होने चाहिए, अवबोध आधारित प्रश्न भी होने चाहिए, ज्ञान आधारित प्रश्न भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक उद्देश्य के आपने सारे के सारे प्रश्न दे दिए। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि व्यापकता का मतलब मूल्यांकन में संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्या होना चाहिए? समावेश होना चाहिए। इसी का नाम क्या है? व्यापकता है। इसीलिए मैं आपको कभी कभी कहता हूं, कोई भी पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि कोई ऐसी चीज जो 2 से 3 जगह पर दे रखी हो, तो इसका मतलब उसमें से प्रश्न आने की संभावना अधिक है। जैसे अपन मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो सिगमंड फ्राइड को पढ़ते हैं। अब सिगमंड फ्राइड अपने संप्रदाय में भी आता है, बाल विकास में भी आता है, व्यक्तित्व में भी आता है, हल्का फुल्का बुद्धि में भी आता है। तो 3-4 जगहों पे सिगमंड फ्राइड आ रहा है, तो एक चांस बन जाता है कि सिगमंड फ्राइड के प्रश्न परीक्षा के अंदर आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि परीक्षा में कौन सा गुण समाहित किया जाएगा? व्यापकता का गुण समाहित किया जाएगा। सभी टॉपिक से प्रश्न उठाने हैं, तो उसमें शिक्षक को एक सरलता यह हो जाएगी कि उसने सिगमंड फ्राइड के प्रश्न दे दिया, मतलब 5 टॉपिक में से बन गया आपके प्रश्न। आप उसको संप्रदाय में से समझ लो, आप उसको व्यक्तित्व में से समझ लो, आप उसको बाल विकास में से समझ लो, किसी में भी समझ लो, लेकिन प्रश्न तो एक ही आया। लेकिन इसीलिए इसको कहा जाता है व्यापकता। तो ऐसे पॉइंट्स जो बहुत सारे यूनिट को टच करते हो, उनके ऊपर हमें फोकस ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वहां से प्रश्न आने की संभावनाएं परीक्षा में क्या होती है? बढ़ जाती हैं। तो व्यापकता का मतलब क्या हो जाएगा? बेसिक तौर पर व्यापकता का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? व्यापकता का अर्थ हो जाएगा मूल्यांकन में संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित करना। मूल्यांकन में संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित करना, समाहित करना। क्लियर? ये हो जाएगी आपकी व्यापकता। एक और विशेषता आती है मेरे दोस्तों, जिसका नाम है विभेदकारिता। मूल्यांकन के अंदर एक और गुण होना चाहिए, जिसका नाम क्या है? विभेदकारिता। विभेदकारिता का मतलब क्या होता है? विभेदकारिता का मतलब होता है कि एक अच्छा मूल्यांकन वही है जो बालकों को कैटेगरी के अनुसार अलग अलग भागों में डिवाइड करे। कैटेगरी का मतलब ऐसे, सामान्य बालक, इंटेलिजेंट बालक, पिछड़े बालक, कमजोर बालक, इनको अलग अलग भागों में बांट दें, ताकि मूल्यांकन के बाद आपको पता चल सके कि कौन सा बालक सामान्य श्रेणी का है, कौन सा बालक प्रतिभाशाली है, कौन सा बालक पिछड़ा है ना, कौन सा बालक कमजोर है। यदि एक मूल्यांकन उनको अलग अलग भागों में बांटने में सक्षम हो पा रहा है तो वो मूल्यांकन अच्छा माना जाएगा, और यदि नहीं बांट पा रहा है तो उस मूल्यांकन को क्या माना जाएगा? आपके बुरा या गलत माना जा सकता है। अब मान लीजिए यहां से एक प्रश्न आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि एक कोई परीक्षा ली गई, उस परीक्षा में बैठने वाले सभी बच्चों के समान अंक आए,
मान लीजिए 100 बच्चे उस परीक्षा के अंदर बैठे, सभी के 100 में से 80 नंबर आए, बताओ उसमें मूल्यांकन की किस विशेषता की कमी रही? तो विभेदकारिता की कमी रही, क्योंकि सबके 100 में से 80 नंबर आ गए, तो अब बच्चों को विभाजित कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट और कौन सा बच्चा कमजोर है? जब आप बच्चों को अलग अलग बांट ही नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब उसके अंदर किसकी कमी हो गई? विभेदकारिता की कमी हो गई। तो विभेदकारिता का मतलब क्या है? बालकों को योग्यता के अनुसार अलग अलग भागों में विभाजित कर देना ही क्या कहलाती है? विभेदकारिता कहलाती है। यहां पे उदाहरण वाले प्रश्न आते हैं, ये ध्यान रखना, इसीलिए कंसेप्ट क्लियर करना और फिर उदाहरणों से इस चीज को समझ लेना। अपन जैसे थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आपके ये सारे कंसेप्ट में और क्लियर करवा दूंगा। डोंट वरी, टीचिंग मेथड्स को लेकर के आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी सारा काम हो जाएगा। आप मस्त रहो, बस जो पढ़ा रहा हूं पढ़ते जाओ, तैयारी करते जाओ, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, सारा मेरे ऊपर छोड़ दो। आपकी टीचिंग मेथड की जिम्मेदारी मेरी रही है ना, लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है। क्या प्रश्न करवाने क्या नहीं करवाना, सब कुछ निःशुल्क करवाऊंगा, मेरा वादा है। एंड तक कोई पैसे या कोई एप्लीकेशन वगैरह डाल करके, या आपको ऐसा नहीं है कि थ्योरी यहां पढ़ा के फिर कहूंगा टेस्ट सीरीज के लिए मेरा ऐप ले लो, ऐसा भी नहीं है। मैं टेस्ट सीरीज जो है आपको यहां सॉल्यूशन करवाऊंगा एक एक प्रश्न का, तो मस्त रह करके पढ़ें। तो विभेदकारिता का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों? विभेदकारिता का मतलब होता है बालकों को योग्यता के अनुसार विभाजित करना, योग्यता के अनुसार विभाजित करना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर विभाजित करना, एक ही बात होगी। विभाजित करना क्या कहलाएगी? विभेदकारिता कहलाएगी। क्लियर? तो इसके बाद में आपके एक और इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, जिसका नाम है मानकता। एक और विशेषता आती है मूल्यांकन की, मानकता। मानकता क्या कहती है? कि किसी भी एक मूल्यांकन के अंतर्गत केवल उन्हीं बालकों को समाहित करना चाहिए, या उन्हीं बालकों को लिया जाना चाहिए जिनकी बौद्धिक उपलब्धि सम्मान है या उनका अधिगम स्तर सम्मान है। कैसे? कि मान लीजिए आप रीट के एग्जाम दे रहे हो, कौन बैठ रहा है रीट के एग्जाम में? सारे बच्चे वही बैठ रहे जिन्होंने बीएड कर रखी है, सारे बच्चे वही बैठ रहे जिन्होंने एसटीसी कर रखी है। मतलब सभी बच्चों का क्या है? अधिगम स्तर सम्मान है। तो इसका मतलब उनका मूल्यांकन एक साथ लिया जा सकता है। अब 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, तो 8वीं क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब 7वीं क्लास पास है, तो इसका मतलब उन सभी बच्चों का एक साथ में मूल्यांकन लिया जा सकता है। मानवता का मतलब क्या हो गया? समान अधिगम स्तर वाले बालकों को ही मूल्यांकन के अंदर इंक्लूड करना। ऐसा नहीं है कि अलग अलग 7वीं 6वीं 8वीं सभी बालकों का एक ही मूल्यांकन ले लिया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मानकता का यहां पे अर्थ क्या निकलेगा मेरे दोस्तों? मानकता का अर्थ निकलेगा समान उपलब्धि या समान उपलब्धि या समान अधिगम स्तर वाले बालकों को एक मूल्यांकन में सम्मिलित करना, एक मूल्यांकन में सम्मिलित या एक मूल्यांकन में समाहित करना। क्लियर? ये क्या कहलाएगी? आपकी ये तो होती है आपकी मेन विशेषताएं। कौन कौन सी? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, है ना। वस्तुनिष्ठता का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है? वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है व्यक्तिगत कारणों का प्रभाव न पड़े। विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है? शुद्धता से। वैधता का मतलब क्या होता है? जो उद्देश्य बनाया गया है उसी उद्देश्य का मूल्यांकन लेना। विभेदकारिता का मतलब क्या होता है? अलग अलग भागों में विभाजित कर देना। व्यापकता का मतलब क्या होता है? पूरे पाठ्यक्रम को समाहित कर देना। मानकता का मतलब क्या होता है? सभी अधिगम स्तर वाले बालकों का एक साथ में, एक समान अधिगम स्तर वाले बालकों का मूल्यांकन एक साथ लेना। यह तो हो गई मूल विशेषताएं। इनके अलावा भी कोई सामान्य विशेषताएं मूल्यांकन की और कहलाती हैं, जो बड़ी सामान्य है, जो आपको याद रखनी है। एक तो आता है संतोष। मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए कि बालक को मूल्यांकन देने के बाद संतोष की प्राप्ति हो, कि मुझे जैसा पढ़ाया, जो मैंने सीखा वही परीक्षा में आया, बच्चा आनंदित होना चाहिए, तो वो कहलाता है संतोष। एक कहलाता है सरलता। सरलता का मतलब क्या हो गया? कि मूल्यांकन की भाषा वगैरह इतनी आसान होनी चाहिए कि बालक उसका उत्तर आराम से दे सके। एक मूल्यांकन की विशेषता आती है जिसको अपन कहते हैं सुगमता। सुगमता का मतलब मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए कि बालक जिस एनवायरनमेंट, वातावरण या परिस्थिति में रह रहा है, उस परिस्थिति के अनुसार उस
एनवायरमेंट के अनुसार आराम से जो है उस मूल्यांकन को क्या कर सके दोस्तों, दे सके। एक आता है व्यवहारिकता, मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जिसका कोई व्यवहारिक उपयोग हो, जिससे कोई रिजल्ट्स निकले, वो क्या कहलाते हैं, व्यवहारिकता। एक आता है उपयोगिता, मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए कि वो कोई ना कोई आने वाले जीवन में क्या हो दोस्तों, उपयोगी हो। यह सामान्य विशेषता कहलाती है, इनमें से कभी प्रश्न आते नहीं है। तो जनरली आपको याद रखना है कि संतोष, सरलता, सुगमता, व्यवहारिकता, उपयोगिता, स्पष्टता, एक और आती है मूल्यांकन स्पष्ट होना चाहिए। ये एक नॉर्मल बातें हैं जो भी मूल्यांकन में होनी चाहिए, लेकिन मूल बातें जो आपको याद रखनी है वो यही याद रखनी है जो मैंने आपको यहां पे 5-6 बताई है। सबसे पहले कौन सी याद रखोगे, वस्तुनिष्ठता, जब किसी परीक्षण पर शिक्षक के व्यक्तिगत कारणों का कोई प्रभाव नहीं पड़े, है ना। व्यक्तिगत त्रुटि को किससे दूर कर सकते हैं, वस्तुनिष्ठता से। विश्वसनीयता का मतलब शुद्धता से। बताओ चर त्रुटि को किससे दूर कर सकते हैं, विश्वसनीयता से। वैधता का मतलब क्या हो गया कि जिस उद्देश्य का निर्माण किया उसी का मूल्यांकन लेना। कौन सी त्रुटि इससे दूर की जा सकती है, तो अस्थिर त्रुटि से दूर की जा सकती है। व्यापकता का मतलब क्या हो गया, मूल्यांकन में संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। विभेदकारिता का मतलब क्या हो गया, बालकों को योग्यता के अनुसार अलग अलग भागों में क्या कर दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए, मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए। और मानकता का मतलब क्या होता है कि समान उपलब्धियां, समान अधिगम स्तर वाले बालकों को ही एक मूल्यांकन के अंदर समाहित करना चाहिए। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं जो आपको ध्यान रखना है, संतोष, सरलता, सुगमता, व्यवहारिकता, उपयोगिता और क्या हो जाएगा, स्पष्टता। ये भी आपके मूल्यांकन की सामान्य विशेषताएं कहलाएगी। तो एक छोटा सा एक टॉपिक था जिसको कहा जाता है अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। बिल्कुल कम टाइम के अंदर सटीकता के साथ, स्पष्टता के साथ मैंने ये चीज आपको समझा दी, और मेरा दावा है कि यदि आपको ये चीज समझ में आ गई है ना, तो प्रश्न आपसे कोई भी गलत नहीं होगा। कोई भी आपकी मर्जी हो जो किताब उठा करके देख लो, इस भारत के अंदर जहां जहां पे टेट होती है उनकी किताबें उठा करके देख लो, किसी भी ग्रेड की उठा करके देख लो। सेकंड ग्रेड में यदि मूल्यांकन की विशेषताओं में से यदि प्रश्न आ रखा है, आप मेरी आधे घंटे की क्लास देख करके जाना, आपसे सिंगल प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ये मैं लिख करके दे रहा हूं, ये दावा है मेरा, क्योंकि कंसेप्ट स्पष्ट क्लियर हो गए आपके, तो अब प्रश्न गलत नहीं होंगे। इसीलिए दोस्तों थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं होती, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कंसेप्ट क्लियर होते हैं तब प्रश्न सही होते हैं, केवल याद हो जाने से प्रश्न सही नहीं होता है। मेमोरी इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है तो बहुत कंसेप्ट यहां पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच, राधे राधे एंड जय हिंद।